हेलो स्टूडेंट्स, आज का प्रकरण है संधि प्रकरण। संधि, जैसा कि हम इस नाम से विदित हैं कि संधि का अर्थ मेल मिलाप या जोड़ना होता है। संधि जो शब्द है, उस शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग दुधान धातु और की प्रत्यय से मिलके हुई है। दुधान धातु में डू और ने का लोप हो जाता है। इस प्रकार और की प्रत्यय में से के का लोप हो जाता है। इस प्रकार से मिलकर हमारे पास संधि शब्द उत्पन्न होता है। संधि परः सन्निकर्षः संहिता। परः परस्पर, सन्निकर्षः अत्यधिक निकट होने पर, संहिता जो संहिता होती है उसे हम संधि कहते हैं। अर्थात वर्णानाम मेलनेन यह विकार भवति इति संधि भवति। इसको हिंदी में हम ऐसे जान सकते हैं, दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर यदि उनमें से किसी भी वर्ण में कोई विकार या परिवर्तन आ जाता है तो उसे संधि कहते हैं। अर्थात जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके स्थान पे या तो कोई नया वर्ण आता है या उस वर्ण का लोप हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम उसे संधि कहते हैं। जैसे कि प्रति प्लस अक्षरम, ई के स्थान पर, अर्थात जो प्रति का ई है उस ई के स्थान पर यह विकार हुआ। इस प्रकार से इसे हम प्रत्यक्षरम कहेंगे। ऐसे ही नमः प्लस ते, नमः प्लस ते में विसर्ग है और विसर्ग के स्थान पर से हलंत किया गया है, अतः इसे हम नमस्ते कहेंगे। संधि के भेद, अर्थात जो संधि हैं वो हमारे 3 प्रकार की होती हैं। अर्थात संधि के 3 भेद होते हैं। अच अर्थात इसे स्वर संधि कहते हैं। हल अर्थात इसे व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरा जो इसका भेद है वह है विसर्ग संधि। आगे जाने हम स्वर संधि क्या है। स्वर संधि से तात्पर्य है जब दो या दो से अधिक स्वर वर्ण मिलते हैं और मिलकर के उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जब किसी पद में स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का ही मेल होता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 8 भेद हैं। अर्थात मूल भेदों की यदि बात करते हैं तो वह 5 होते हैं, लेकिन कुछ इसमें और भेदों को गणना की गई है, अर्थात जिन्हें हम अपवाद कह सकते हैं। इस प्रकार से इन 3 भेद और बढ़ते हैं और टोटल भेदों की संख्या होती है हमारे पास 8। इन संधियों में स्वर वर्ण विशेष क्रम के अनुसार होता है, तब इनमें विकार होता है। अर्थात जो ये संधियां हैं ये क्रम में लिखी हुई हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि और एक और रह चुकी है यहाँ पे पर रूप संधि। इसका मतलब जो संधियाँ क्रम से हैं उन क्रम अनुसार ही हमारे स्वर जुड़े होते हैं। इन स्वरों के क्रम अनुसार ही इन संधियों को यहाँ पर यथावत क्रमबद्ध किया गया है। इनसे इन वर्णों को, जैसे हमारे वर्ण स्वर वर्ण 13 होते हैं,
हम जानते हैं कि स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है और वे 13 वर्ण इस प्रकार से हैं: ए, आ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से हमारे ये 13 स्वर होते हैं। ये 13 स्वर ही एक विशेष क्रम के अनुसार ही इन संधियों का निर्माण करते हैं। पहली संधि जो है हमारी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है अक है सवर्णे दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार से तात्पर्य है ए, ई, उ, री के बाद में ए, ई, उ, री के बाद में इन्हीं के समान कोई सवर्ण आए। इन्हीं के समान सवर्ण से तात्पर्य है समान वर्ण आए तो इनके स्थान पर अर्थात ए, आ के स्थान पर आ, ई के स्थान पर ई, उ के स्थान पर उ, री के स्थान पर री सका आदेश हो जाता है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं ए, आ के बाद में यदि ए, आ आए तो वहाँ पर आ एक आदेश होगा। ई और ई के बाद में ई में से कोई एक वर्ण आए तो वहाँ बड़ी ई एक आदेश होगा। इसी प्रकार से उ के बाद में यदि उ में से कोई एक वर्ण आए तो वहाँ बड़ा उ एक आदेश होगा। ऐसे ही री के बाद में यदि री और बड़ी री में से कोई एक री आती है तो वहाँ बड़ी री का एक आदेश होगा। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं राम प्लस अनुज। राम प्लस अनुज, राम का जो अंतिम वर्ण है, राम का जो अंतिम वर्ण है मैं, इस मैं के अंदर मैं प्लस ए छिपा हुआ है। इस मैं के अंदर ए छुपा हुआ है। इस प्रकार यहाँ पे राम के अंत में आने वाला स्वर ए है और अनुज का पहला अक्षर ए है। अनुज का पहला अक्षर ए है तो ए और ए मिलकर के यहाँ पर आ दीर्घ आदेश होता है। अब देखते हैं हम आगे, राम में से ए निकल जाता है तो हमारा राम शेष रहता है और ए मिलकर के आ होते हैं। अनुज में से ए निकाल देते हैं तो नुज शेष रहता है और टोटल मिलाकर के हमारा यहाँ पे बनता है रामानुजय। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं हम रजनी प्लस ईश। रजनी प्लस ईश में भी हम देखते हैं रजनी का जो अंतिम स्वर है वह है ई। रजनी का अंतिम स्वर है ई और ईश का भी पहला जो स्वर है वह है बड़ी ई। इस प्रकार से ये दोनों मिलकर के यहाँ पे बड़ी ई का आदेश कर देते हैं। अब देखिए रजनी में से ई निकल जाता है तो यहाँ पे रजन ने हलंत शेष रहता है। अब दोनों ई के स्थान पर बड़ी ई एक आदेश हो गई है और ई से में से ई निकल गया है अर्थात यहाँ पे से शेष रहा। अब यदि अपन सभी को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे रजनी से इस प्रकार से यहाँ शब्द बनता है। और नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम बधु प्लस उत्सव। बधु प्लस उत्सव में बधु प्लस उत्सव में बधु का उ और उत्सव का उ है। बधु में उ और उत्सव का उ दोनों मिलकर के यहाँ पर बड़ा उ का आदेश कर देते हैं और बधु में से उ निकल जाता है तब हमारे पास बध शेष रहता है और उत्सव में से उ निकल जाता है तो हमारे पास तव त स व शेष रहता है। अब यदि हम इसको जोड़ देते हैं तो हमारे पास बनता है बधु उत्सव है।
इसी प्रकार से हम चौथा उदाहरण देखते हैं, पितृ प्लस ऋण। पितृ प्लस ऋण में पितृ का जो अंतिम शब्द है वह री है और ऋण का प्रारंभिक जो अक्षर है वह री है। इस प्रकार से दोनों री मिलकर के यहाँ पे बड़े री का आदेश करते हैं और यहाँ पर पितृ में से जब पहला री निकलता है तो पित शेष रहता है और ऋण में से री निकल जाता है तो न शेष रहता है। इसी प्रकार से इनको जोड़ने पर बनता है पितृऋण। यहाँ पर जो हम बड़ी री की मात्रा को किसी चिन्ह से प्रकट करते हैं तो वह इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रि में नीचे जो मात्रा लगी हुई है वह बड़ी री की है। इस प्रकार से इसे अपन पितृऋण कहते हैं। अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं, मुक्तावली अर्थात मुक्ता प्लस अवली, सूक्ति अर्थात सु प्लस उक्ति, परमार्थ परम प्लस अर्थ है, मंजूषा मंजू प्लस ऊषा, प्रतीक्षा प्रति प्लस ईक्षा, गुरु प्लस उपदेश गुरु प्लस उपदेश अर्थात गुरुपदेश, श्री प्लस ईशय अर्थात श्रीशय, मातृ प्लस ऋण अर्थात मातृण। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर दीर्घ संधि का जो टॉपिक है वह क्लियर होता है। इसी प्रकार से जो स्वर संधियों में आने वाला दूसरा भेद है वह है गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र होता है वह आद्गुण है और संधि विधायक जो सूत्र होता है आद्गुण होता है और संज्ञा सूत्र जो होता है वह होता है अदेंग गुण है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं ए या आ के बाद में ई उ री री हों तो अर्थात ई छोटी या बड़ी, अर्थात यहाँ पे कोई विषय नहीं है, छोटी या बड़ी में से हम कोई भी ई रख सकते हैं। यहाँ से हम छोटी और बड़ी ई में से कोई सी ई रख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ऊ और बड़ा ऊ में से भी किसी एक ऊ को ले सकते हैं। ऐसे ही री और बड़ी री में से कोई सा भी हम एक री ले सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम ए या आ के बाद में यदि ई उ री में से कोई एक वर्ण आ जाए तो ए और आ के बाद में यदि ई आ जाता है, यदि ए और आ के बाद में ई आता है तो इनके स्थान पर ए, और यदि ए या आ के बाद में उ आता है तो इनके स्थान पर ओ, यदि ए या आ के बाद में री आता है तो इनके स्थान पर अर, यदि ए या आ के बाद में ली आता है तो इनके स्थान पर अल का आदेश हो जाता है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं ए या आ के बाद में ई में से कोई भी एक वर्ण आए तो उसे ए एक आदेश, ए आ के बाद में उ आ जाए तो उ ओ आदेश, ए या आ के बाद में री आ जाए तो अर आदेश, और ए या आ के बाद में लिरी आ जाए तो अल एक आदेश हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देख सकते हैं उप प्लस इंद्रः, उप का अंतिम जो स्वर है वह ए है और इंद्र का प्रारंभिक जो स्वर है वह ई है। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस ई मिलके ए होता है, ए प्लस ई मिलके ए होता है। अब उप प्लस ए प्लस निद्र अर्थात इंद्र में से ई हट जाएगा, उप में से ए हट जाएगा। इस प्रकार से इन सबको मिलाने पर हमारे पास उपेंद्र है। इस प्रकार से यह उत्पन्न होगा। आगे हम कह सकते हैं
जैसे कि महा प्लस उदय। महा प्लस उदय में महा में आ है और उदय में उ है। महा में आ है और उदय में उ है, तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पर ओ, दोनों मिलकर के ओ, और महा में से आ निकल जाता है तो मह, और उदय में से उ निकलता है तो दय शेष रहता है। इस प्रकार से इन दोनों को मिलाकर के हम महोदय इस प्रकार से शब्द बनता है। आगे नेक्स्ट जो उदाहरण है वह है सप्त प्लस ऋषि। सप्त प्लस ऋषि में से तात्पर्य है सप्त का अंतिम स्वर ए और ऋषि का प्रारंभिक स्वर री है। यहाँ पे ए और री मिलकर के अर एक आदेश होता है। सप्त में से ए निकलता है तो सप्त तय हलंत रहता है, और ऋषि में से री निकलता है तो सी बनता है। इस प्रकार से मिलाकर के सप्तऋषि ऐसा हमारे पास शब्द बनता है। नेक्स्ट उदाहरण और है तब प्लस लिकार है। तब प्लस लिकार है, तब का ए और लिकार का ले। ए और ली मिलकर के अल एक आदेश होता है। तब में से ए निकल कर के तब हलन शेष रहता है, और लिकार में से ली का निकलने से कार शेष रहता है। इसी प्रकार हमारा यहाँ जोड़ने पर तब लकार बनता है। अन्य उदाहरणों को हम देख सकते हैं। परम प्लस ईश्वर अर्थात परमेश्वर है। गण प्लस ईश है अर्थात गणेश है। चंद्र प्लस उदय अर्थात चंद्रोदय है। नभ प्लस उड़ा अर्थात नवोड़ा। शीत प्लस ऋतु शीतर्तु। राज प्लस ऋषि राजर्षि। नील प्लस उत्पलम नीलोत्पलम। सा प्लस यम सेयम। इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि जो दीर्घ संधि है, जो दीर्घ संधि है उस दीर्घ संधि में हमारे आने वाले जो वर्ण थे वह ए आ ई उ री के बाद समान वर्ण हैं, और उन समान वर्णों के बाद ही कोई समान वर्ण आता है तो वहाँ दीर्घ आदेश हो जाता है। इसी अंक के बाद में गुण संधि में ए आ पहले आने के बाद ई उ री लिरी आ जाए तो इनके स्थान पर ए ओ अर अल का आदेश हो जाता है। इसी के साथ यहाँ और जो अन्य भेद हैं उन अन्य भेदों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और याद करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।